धूल गांव नाम सुनते ही जैसे मन में एक उजड़ा सा चित्र उभर आता है। चारों तरफ सूखी हुई खेतों की पगडंडियां, टूटी फूटी झोपड़ियां, कच्चे रास्ते और हर कहीं उड्डती धूल। यह गांव जैसे समय के साथ ठहर गया था। न नई सड़कें, न स्कूल में अच्छी पढ़ाई और न ही कोई उम्मीद भरा सपना। इसी गांव के एक कोने में टूटी छप्पर वाली एक झोपड़ी में जन्मा था रामू। रामू का जन्म भी किसी त्योहार की तरह नहीं हुआ था। कोई मिठाइयां नहीं बंटी थीं, कोई थाली नहीं बजे थे। मां ने अकेले ही दर्द सहा और जब रामू पहली बार रोया तो जैसे उस रोने में भूख और संघर्ष की आवाज थी। पिता भीखू गांव के सबसे गरीब मजदूरों में से एक। जो भी खेत में ज्यादा मेहनत मांगता वही भीखू को बुला लेता। कभी फावड़ा उठाओ, कभी बैल चलाओ, तो कभी ईंट भट्ठे में ईंटें ढो। मां गुलबिया दिन भर दूसरे के घर बर्तन मांजती, कभी खेतों में मजदूरी करती और जो भी कुछ बचता उसी से घर चलाती। रामू बचपन से ही गरीबी का मतलब जानता था। वो जानता था कि दूध उसे कभी पीने को नहीं मिलेगा, खिलौने तो बहुत दूर की बात थी, और नए कपड़े साल में एक बार दिवाली पर, वो भी किसी अमीर के पुराने कपड़ों को धोकर पहनने मिलते थे। लेकिन रामू के अंदर कुछ था, एक बगावत, एक चुपचाप पलती आग। वो जब गांव के स्कूल में जाता, नंगे पांव, फटी किताबों के साथ, तो आंखों में एक चमक होती थी, जैसे वो कह रहा हो, एक दिन मैं भी बदलूंगा ये सब। गांव के स्कूल में शिक्षा बस नाम भर को थी। मास्टर साहब खुद देर से आते, कभी पढ़ाते, कभी नहीं। लेकिन रामू जिद्दी था। जो कुछ भी मास्टर बताते उसे मन लगाकर सुनता और बाकी समय खुद से पढ़ता, मिट्टी पर उंगली से लिख लिख कर। एक दिन स्कूल में जब मुखिया का बेटा रमेश सबके सामने रामू को धक्का देकर गिरा देता है और कहता है, अरे हटना, तेरे जैसे भिखारी लोग स्कूल में क्या कर रहे हैं। रामू की आंखों में आंसू भर आते हैं। गुस्सा उबलता है, लेकिन फिर वो मुंह भींच लेता है। वो जानता था जवाब देना आसान है, लेकिन जवाबी मुकाम बनाना मुश्किल। उस दिन वो घर जाकर मां के पास बैठता है और धीमे से कहता है, मां, मैं एक दिन इस गांव का मुखिया बनूंगा और फिर कोई गरीब का मजाक नहीं उड़ाएगा। मां ने हंसते हंसते आंखें पोंछी। हां बेटा, सपने देखने में कोई टैक्स थोड़ी लगता है। लेकिन वो सिर्फ सपना नहीं था। रामू ने उसी दिन से ठान लिया था, अब जो भी करना है अपने दम पर करना है। धीरे धीरे रामू बड़ा होता गया। गांव के हालात जैसे के तैसे थे। भूख, गरीबी, भेदभाव और नेताओं के झूठे वादे। हर चुनाव में लोग आते, भाषण देते, वोट मांगते और फिर सालों तक गायब हो जाते। गांव में पीने का पानी तक नहीं था, अस्पताल तो सपना था। रामू ये सब देखता, महसूस करता। उसका बचपन धूल में खेलते खेलते नहीं बीता, बल्कि सपनों और संघर्षों के बीच पला। और फिर आई सबसे बड़ी चोट। जब रामू 13 साल का था, उसके पिता भीखू को खेत में काम करते समय सांप ने काट लिया। गांव में कोई दवा नहीं थी, शहर ले जाने का पैसा नहीं था। भीखू वहीं तड़पते तड़पते दुनिया छोड़ गया। रामू बस देखता रहा, बेबस, लाचार और भीतर से टूटा हुआ। उस रात मां ने रामू के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, अब तू ही मेरा सहारा है बेटा, अब तुझे ही इस घर को बचाना है। रामू ने सिर झुकाकर कसम खाई, मैं सिर्फ इस घर को नहीं मां, इस पूरे गांव को बचाऊंगा। यहीं से रामू की असली लड़ाई शुरू होती है। खेतों में मजदूरी करता, दूसरों के जानवर चराता, ईंटें ढोता, जो भी काम मिलता करता, लेकिन पढ़ाई नहीं छोड़ी। रात में जब सब सोते तब रामू दिए की टिमटिमाती लौ में किताबें पढ़ता। दिन भर थकान से बदन टूट जाता, लेकिन उसकी आंखों में एक सपना हमेशा चमकता था, सम्मान, बराबरी और बदलाव का सपना। रामू ने खुद से एक वादा कर लिया था, गरीबी मेरी हालत हो सकती है, लेकिन मेरी पहचान नहीं। रामू अब सिर्फ एक गरीब किसान का बेटा नहीं था, वो अब धूल गांव की गलियों में उम्मीद की तरह घूमता था। हर सुबह जब गांव के लोग अपने अपने खेतों की ओर बढ़ते, रामू भी अपने झोले में एक फटी किताब, एक बोरा और एक फावड़ा लेकर निकलता। दिन भर मजदूरी करता और शाम को थके बदन से भी पढ़ाई करता। लेकिन धूल गांव ऐसा गांव था जहां सपनों को भी गरीबी की मिट्टी से दबा दिया जाता था। लोग अक्सर कहते, बड़ी बड़ी बातें करता है रामू, लेकिन आखिर है तो भीखू का बेटा ही ना। पढ़ लिख कर करेगा क्या, फिर तो यही खेतों में फावड़ा ही उठाना है। इन बातों को सुनकर रामू का दिल दुखता था।
कई बार वह अकेले कुएं के पास बैठकर घुटनों में सिर छुपाकर रो लेता था, आसमान की तरफ देखकर बुदबुदाता, हे भगवान, क्या सच में गरीबी से बड़ा कोई अभिशाप नहीं? लेकिन रो लेने के बाद वो फिर खुद को समेटता, खुद को संभालता। उसकी माँ गुलबिया उसे हर रात एक ही बात सिखाती थी, बेटा, हार मानना गरीब का सबसे बड़ा गुनाह होता है। रामू इन शब्दों को अपने दिल में चिपका लेता था। नई शुरुआत, गांव के बच्चों का सहारा। रामू ने सोचा, अगर उसे बदलाव लाना है तो सबसे पहले गांव के बच्चों को बदलना होगा। उसने बरगद के पेड़ के नीचे एक ज्ञान चौपाल शुरू की। खुद पढ़ता था और दूसरों को भी पढ़ाता था। अक्षर जोड़ना, गिनती सीखना और सबसे बढ़कर अपने अधिकारों को समझना। शुरू में गांव के बड़े बुजुर्गों ने इसका विरोध किया। क्या करेगा ये लड़का, बच्चों को पढ़ा के? खेती करना सिखा, पढ़ाई से पेट नहीं भरता। समाज का नियम तोड़ रहा है, बच्चों को बिगाड़ेगा। रामू जानता था, बदलाव सबसे पहले ताने और विरोध की शक्ल में आता है। धीरे धीरे बच्चे खींचने लगे उसके पास। कच्ची मिट्टी पर बैठकर रामू उन्हें बताता, देखो, पढ़ाई वो तलवार है जिससे हम अपनी गरीबी से लड़ सकते हैं। अगर हम सीखेंगे, समझेंगे तो कोई हमें दबा नहीं पाएगा। बच्चों की आंखों में उम्मीद की चमक देख रामू को लगता, शायद सही दिशा में पहला कदम उठा लिया है। दुश्मनी का बीज, मुखिया का बेटा रमेश, मुखिया का बेटा रमेश, जिसे बचपन में स्कूल में रामू से जलन थी, अब बड़ा हो गया था। रमेश जानता था कि अगर गांव के लोग पढ़ने लिखने लगेंगे, जागरूक हो जाएंगे, तो उसकी सत्ता खतरे में पड़ सकती है। उसने अपने आदमियों को रामू के खिलाफ भड़काना शुरू किया। एक दिन जब रामू बच्चों को पढ़ा रहा था, अचानक 4-5 दबंग युवक आए और बरगद के नीचे की मिट्टी को खोद खोद कर उखाड़ने लगे। एक ने चीख कर कहा, रामू, तू बड़ा नेता बनने चला है, गांव के बच्चों को बिगाड़ रहा है। रामू ने विनम्रता से जवाब दिया, भैया, मैं तो बस पढ़ा रहा हूं, क्या गलत कर रहा हूं? दबंगों ने बिना कुछ कहे रामू को पकड़कर धक्का दिया, उसकी किताबें फाड़ दी, बच्चों को डरा कर भगा दिया। रामू अकेला रह गया, फटी किताबें, बिखरे सपने और घाव लिए हुए। उस रात रामू बहुत टूटा। मां ने उसकी चोटों पर हल्दी का लेप लगाते हुए पूछा, बेटा, अब क्या करेगा? रामू की आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज में आग थी। मां, अब तो और लड्डूंगा। जब चोट गहरी हो तब इरादा और भी मजबूत करना चाहिए। पहली छोटी जीत, गांव में पहचान। रामू ने हार नहीं मानी। दूसरे ही दिन वो फिर बरगद के नीचे बैठ गया, किताबें फैलाकर। बच्चे डरते डरते लौटे, फिर एक एक करके सारे आ गए। ये देखकर गांव के कुछ समझदार बुजुर्ग भी रामू के समर्थन में आने लगे। अच्छा कर रहा है लड़का, हमारे बच्चों को कुछ बनाना चाहता है, कम से कम कोशिश तो कर रहा है। अब रामू धीरे धीरे गांव में एक नाम बनता जा रहा था, रामू मास्टर। लोग उसे इज्जत से देखने लगे, बूढ़े उसे दुआएं देते और औरतें कहती, काश हमारा बेटा भी रामू जैसा बन जाए। सबसे बड़ा मोड़, पंचायत चुनाव की घोषणा, और तभी गांव में गड़गड़ाहट हुई। पंचायत चुनाव घोषित हो गए। गांव में सरगर्मी फैल गई। चौराहों पर चर्चाएं, गलियों में अफवाहें और घरों में रणनीतियां बनने लगीं। मुखिया रमलाल फिर से चुनाव लड़ने की तैयारी में था। पैसे, शराब, कपड़े, झूठे वादों का खेल शुरू हो चुका था। लेकिन इस बार गांव के कुछ नौजवानों ने आवाज उठाई, हमें इस बार बदलाव चाहिए। रामू जानता था ये वक्त है बदलाव लाने का, सपने को सच करने का। मां ने रात को चुपचाप उसके पास बैठकर पूछा, बेटा, चुनाव लड़ेगा? रामू ने थोड़ा सोचा, फिर सिर उठाकर कहा, मां, गरीब का बेटा भी अब राज करेगा, अब धूल का बेटा भी फलक छुएगा। गांव का मौसम जैसे अचानक बदल गया था। चप्पे चप्पे पर पंचायत चुनाव की बातें हो रही थीं। लोगों की आंखों में एक नई चमक थी, परिवर्तन की उम्मीद। लेकिन उम्मीद का रास्ता कभी आसान नहीं होता। रामू ने भी मन बना लिया था, अब सिर्फ सपने नहीं, अब लड़ाई होगी। नामांकन का दिन, डर और संकल्प। नामांकन का दिन था। रामू ने अपनी फटी हुई एकमात्र साफ धोती और कुर्ता पहना। मां ने माथे पर हल्दी का टीका लगाया और हाथ जोड़कर आशीर्वाद दिया, जिते ना जिते बेटा, अपने सच्चे इरादे को मत हारने देना। रामू जब पंचायत भवन पहुंचा तो वहां का नजारा कुछ और ही था। मुखिया रमलाल और उसके गुर्गे बड़ी बड़ी गाड़ियों में आए थे। ढोल नगाड़े, पैसा बांटने वाले लोग,
और शराब की महक चारों तरफ फैल रही थी। जब रामू लाइन में खड़ा हुआ अपने कागज देने के लिए तो कुछ लोगों ने हंसी उड़ाई। देखो देखो, भीखू का लौंडा भी मुखिया बनने चला है, अब मजा आएगा, गरीबों का भी सपना आने लगा है। रामू ने सिर झुका लिया। हंसी की आवाजें, ताने, चुभती निगाहें, सब कुछ भीतर तक बींधते रहे, लेकिन अंदर कहीं एक आवाज गूंजती रही, अगर डर गया तो सब खत्म। लड़ रामू। कांपते हाथों से रामू ने नामांकन पत्र जमा किया। उसके सपने ने पहली बार एक सरकारी मुहर झेली थी। उस दिन आसमान थोड़ा और नीला लगा उसे। गांव में घबराहट, धमकियां और चाले नामांकन के बाद माहौल और गर्मा गया। रमलाल ने समझा लिया था, अगर रामू चुनाव में खड़ा रहेगा तो गांव के गरीब, मजदूर और नौजवान उसके साथ जा सकते हैं। इसलिए उसने अपने गुंडों को लगा दिया। रामू के घर के बाहर रात को पत्थर फेंके जाने लगे, दीवारों पर कालिख पोती गई, दुकानदारों को धमकी दी गई कि जो रामू का समर्थन करेगा उसका बहिष्कार किया जाएगा। रामू डरता तो था, लेकिन उसके भीतर अब जिद थी। हर चोट उसे और मजबूत बनाती थी। माँ ने एक रात आंगन में बैठते हुए कहा, डर लगता है बेटा, अकेले हैं हम, बड़े लोग हैं सामने। रामू ने माँ का हाथ पकड़कर कहा, माँ, अगर आज हम डर गए तो सारी जिंदगी ये डर ही हमारा मालिक रहेगा। माँ की आंखों में चमक आ गई। उसने रामू का सिर सहलाया और कहा, फिर जा बेटा, गांव की किस्मत तुझे बुला रही है। गांव वालों के दिलों तक पहुंचने की जंग रमेश और रमलाल तो बस पैसे बांट रहे थे। रामू ने सोचा, मुझे दिलों में जगह बनानी होगी। उसने गांव गांव, गली गली जाकर हर गरीब किसान, मजदूर, औरत, बुजुर्ग से मिलना शुरू किया। नंगे पांव चलता, धूल से सने कपड़े, पसीने से भीगे बदन के साथ हर घर जाकर कहता, मैं भी तुम्हारी तरह हूं, मैं वादा नहीं करूंगा, बस लड़ूंगा तुम्हारे लिए। लोग पहले शक की निगाह से देखते। कई कहते, रामू, राजनीति गंदी चीज है, इसमें अच्छे लोग हार जाते हैं। बेटा, गरीबों के लिए राजनीति में जगह नहीं होती। रामू हंसता और कहता, तो हम क्यों ना मिलकर इस गंदगी को साफ करें। धीरे धीरे कुछ बूढ़े लोग, कुछ नौजवान, कुछ औरतें उसके साथ जुड़ने लगे। चुपचाप लेकिन भरोसे से। रामू ने चुनाव प्रचार के लिए कोई पैसा नहीं बांटा, ना शराब, ना वादे, बस एक चीज बांटी, सच्चाई और भरोसा। सबसे बड़ी चोट, मां की बीमारी। चुनाव से ठीक 2 हफ्ते पहले रामू पर सबसे बड़ा वज्र गिरा। उसकी मां गुलबिया बुखार से तपने लगी। गांव में कोई इलाज नहीं था। रामू ने इधर उधर भागदौड़ की, उधारी मांगी और किसी तरह मां को शहर के सरकारी अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने साफ कह दिया, इलाज लंबा चलेगा, दवाइयों का खर्चा बहुत आएगा। रामू के पास ना पैसे थे, ना समय। वो टूटी हालत में मां के सिरहाने बैठा रहा। मां ने उसकी हथेली पकड़कर कहा, बेटा मत रुक, तू अपनी लड़ाई मत छोड़, मैं ठीक हो जाऊंगी, तू जीतने वाला है। रामू की आंखें भर आईं। वो जानता था, मां के लिए उसकी जीत सिर्फ चुनाव नहीं थी, वो उनके पूरे अस्तित्व की लड़ाई थी। चुनाव से एक दिन पहले, आखिरी तूफान चुनाव से ठीक एक दिन पहले, रमलाल के आदमियों ने पूरी कोशिश की, झूठी खबरें फैलाई। रामू तो मुखिया बनकर भी तुम्हें छोड़ देगा, उसके पीछे कोई बड़ा आदमी है, वो सब दिखावा कर रहा है। लेकिन इस बार गांव वाले झांसे में नहीं आए। रामू की आंखों में जो सच्चाई थी, उसने सब देख ली थी। रामू ने अपने आखिरी भाषण में सिर्फ एक बात कही, मैं वादा नहीं करता कि सब बदल जाएगा, लेकिन मैं वादा करता हूं कि जो भी लड़ाई होगी वो तुम्हारे साथ होगी। गांव की भीड़ उस दिन तालियों से गूंज उठी। पूरा धूलगांव जैसे उस सुबह धड़क रहा था। हर गली, हर चौराहा, हर दरवाजा एक ही सवाल से गूंज रहा था, कौन बनेगा हमारा नया मुखिया। चुनाव का दिन था। लोग कतारों में खड़े थे अपने वोट डालने के लिए। गांव के बूढ़े, जवान, औरतें, यहां तक कि कुछ बीमार लोग भी बिस्तर छोड़कर आए थे। रामू ने दूर एक पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा होकर सब कुछ देखा। ना उसके पास प्रचार के लिए बड़ा जुलूस था, ना पैसे बांटने की ताकत, बस एक चीज थी, गांव वालों का भरोसा। चुनाव के दौरान डर और जिद रामू के विरोधी कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे। रमलाल के आदमी बूथों के पास घूम घूम कर दबाव बना रहे थे। कहीं कहीं पर गरीबों को डराया भी जा रहा था, अगर रामू को वोट दोगे तो देख लेना, खेत में पानी नहीं आएगा, सरकारी राशन बंद करवा देंगे। रामू का दिल कांपता था, लेकिन चेहरा शांत था। वो जानता था ये आखिरी लड़ाई है,
अब या तो जीतकर गांव की तकदीर बदलेगी या फिर हमेशा के लिए सपने बुझ जाएंगे। कुछ बुजुर्ग महिलाएं झुकी कमर के साथ लाइन में खड़ी थीं। एक बूढ़ी अम्मा ने रामू को देखकर कहा, बेटा तुम्हारी सच्चाई को वोट देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। रामू की आंखें भीग गईं। उसने मन ही मन खुद से वादा किया, इनकी उम्मीद कभी टूटने नहीं दूंगा। मतदान खत्म। इंतजार की आग शाम को जब आखिरी वोट डला तो धूलगांव में एक अजीब सी चुप्पी छा गई। लोग घरों में सिमट गए थे। रामू भी अपने टूटे फूटे घर में मां के सिरहाने बैठा था। मां की तबीयत और भी बिगड़ चुकी थी, लेकिन होठों पर हल्की मुस्कान थी। बेटा जीत की खुशबू आ रही है, मां ने बमुश्किल फुसफुसाकर कहा। रामू ने मां का हाथ पकड़कर सिर झुका लिया। वो जानता था ये जीत सिर्फ उसकी नहीं थी, ये उसकी मां की, गांव के मजदूरों की, हर उस बच्चे की जीत होगी जो अब भी मिट्टी में अपने सपनों को बो रहा था। रात बहुत लंबी थी। चांद भी जैसे थककर बादलों के पीछे छिप गया था। हर घड़ी एक साल जैसी लग रही थी। गिनती का दिन, किस्मत का फैसला। अगली सुबह पंचायत भवन के बाहर भीड़ जुटने लगी। लोग तने हुए चेहरे, उचकी हुई गर्दनें, धड़कते दिलों के साथ खड़े थे। गिनती शुरू हुई। पहले राउंड के बाद ही खबर आई, रमलाल आगे है। रामू के समर्थकों का चेहरा उतर गया। कुछ तो निराश होकर घर लौटने लगे, लेकिन रामू चुपचाप खड़ा रहा। उसे पता था लड़ाई आखिरी पल तक लड़ी जाती है, हार मानकर नहीं। दूसरा राउंड शुरू हुआ, फिर तीसरा। धीरे धीरे जैसे कोई जादू हो रहा हो, रामू के पक्ष में वोट बढ़ने लगे। लोगों में कानाफूसी शुरू हो गई। रामू बराबरी पर आ गया है। अरे रामू तो आगे निकल रहा है। चौथे और पांचवें राउंड में रामू ने जब बढ़त बना ली तो रमलाल के खेमे में भगदड़ मच गई। पैसे और शराब के सारे जाल ध्वस्त हो गए थे। गांव वालों ने अपनी आत्मा की आवाज पर वोट दिया था। अंतिम परिणाम आया। रामू ने रमलाल को 128 वोटों से हरा दिया था। जीत का लम्हा, आंसू और नई शुरुआत घोषणा होते ही गांव गूंज उठा। रामू भैया जिंदाबाद, नई हवा, नया गांव। रामू वहीं जमीन पर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने हाथ जोड़कर आसमान की ओर देखा। मां, सपना पूरा हुआ। रामू दौड़कर घर आया। मां अब भी बुखार में तप रही थी, लेकिन उसकी सांसों में जीत की मिठास थी। रामू ने मां के हाथ में अपनी जीत की खबर दी। मां ने कांपते हाथों से रामू का चेहरा छुआ और फुसफुसाई, बेटा अब धूलगांव को चमका देना, मिट्टी से सोना बना देना। ये उसकी आखिरी बात थी। मां की आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। मुस्कुराते हुए रामू फूट फूट कर रोया। पूरा गांव रोया उस दिन, लेकिन सबने देखा मां का सपना और रामू का सपना अब गांव के हर कोने में जिंदा हो गया था। नई चुनौतियों की शुरुआत। रामू अब धूलगांव का मुखिया बन गया था, लेकिन असली लड़ाई अब शुरू हुई थी। रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार, जातिवाद, हर दिन नई दीवारें खड़ी होती थीं उसके रास्ते में। सरकारी दफ्तरों में अफसर उसे हेठी से देखते। पुराने मुखिया के आदमी उसकी हर कोशिश में रोड़े अटकाते, लेकिन रामू हार मानने वाला नहीं था। उसने धीरे धीरे गांव में ईमानदारी से काम करना शुरू किया। गली गली साफ सफाई करवाई, स्कूलों में पढ़ाई का स्तर सुधरवाया, गरीबों के लिए सरकारी योजनाओं का लाभ सही तरीके से पहुंचाया। गांव में पहली बार बच्चे स्कूल जाने लगे। औरतें पंचायत में आवाज उठाने लगीं। गरीब भी अपने हक की बात करने लगे। रामू का सपना था धूलगांव सिर्फ एक नाम नहीं, बदलाव की मिसाल बने। और यहीं से बदलने लगी थी बदरी की किस्मत की राह। क्या उसके सपनों को मिल पाएंगे पंख, या फिर किस्मत लेगी कोई नया इम्तिहान? जानने के लिए देखिए अध्याय 2 अगले वीडियो में।